बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। प्यारे बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी के हर टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जनरली होता ये है कि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो हम सीधे-सीधे फॉर्मूला पर जंप कर जाते हैं, क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड, और इसीलिए हमारा कांसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता है। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी की एक-एक लाइन पढ़ते हैं या उनको एक-एक लाइन समझ में आती है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक-एक लाइन इसका बता दूँ, सॉलिड एग्ज़ाम्पल को एक्सप्लेन कर दूँ, जो थ्योरम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, सबको बता दूँ, और जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे ऑलरेडी वीडियोज़ में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज़ किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी आपको थोड़ा-सा समझने में परेशानी हो रही होगी, वहाँ हम उसको अलग से कुछ एग्ज़ाम्पल देके और उसको क्लियर करते चले जाएँगे। एक बार आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको बैकग्राउंड पता चल जाएगा, फिर उसके बाद आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी इससे बढ़ जाएगा। नहीं तो अभी क्या होता है, आपको अब तक आपको सिर्फ़ एक बात समझ में आती है, भई फ़ॉर्मूला जानो, क्वेश्चन करो, नंबर लाओ, खत्म। इसीलिए आपका इंटरेस्ट भी कम होता है। आइए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर यानी इंटीग्रल से। देखिए, इंटीग्रल में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो है कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? तो डिफरेंशियल कैलकुलस इज़ सेंटर्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? हम जिसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, या जिसको बोलते हैं डीडीएक्स निकालते हैं, और इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। The original motivation for the derivative was the problem of defining tangent line to the graph of function and calculating the slope of such line. डिफरेंशियल कैलकुलस कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले अगर कोई कर्व आपका दिया हुआ है, तो कर्व का अगर टेंजेंट खींच देते हैं, तो ये टेंजेंट का जो स्लोप निकालने वाला जो था, आपने पढ़ा होगा। तो जब स्लोप निकालने का जो कॉन्सेप्ट था, उसी से क्या शुरू हुआ? उसी से डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट हुआ था या उसी से मोटिवेट हुआ। Integral calculus is motivated by the problem of defining and calculating the area of region bounded by the graph of the function. अब ये क्या होता है साहब? जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास से कोई कर्व है, यहाँ से एक लाइन है, ऐसे लाइन है, तो इसकी एरिया कैसे निकालते हैं? इसी से मोटिवेट होकर के, या कह सकते हैं कि इसी को निकालने के क्रम में इंटीग्रल कैलकुलस एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है? तो 2 बातें क्लियर हो गई। पहली बात ये हो गई कि जो डेरिवेटिव था, वो टैंजेंट का स्लोप निकालने के लिए वहाँ से शुरू हुआ था या उसकी वजह से शुरू हुआ था, और जो इंटीग्रल कैलकुलस हुआ, वो एरिया अंडर कर्व से मोटिवेट हुआ था या उससे शुरू हुआ था, ठीक है? अब देखिए, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल समझ में आता है, जिसका डीडीएक्स निकाल सकते हैं इन एन इंटरवल आई। इंटरवल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई इंटरवल आई है, जैसे आपने कह दिया -2 से 5 तक, 3 से 7 तक, ऐसे करके। दैट इज डेरिवेटिव एफ डैश उसका सिंबल है, एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ आई, देन a natural question arises that given f dash at each point of I, can we determine the function? मतलब ये हुआ कि अगर डेरिवेटिव है, तो क्या हम फंक्शन निकाल सकते हैं? मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज़ कर लीजिए कि हमारे पास से कोई कर्व है और इसका डेरिवेटिव पता है। डेरिवेटिव पता है मतलब क्या हुआ कि ddx पता है, तो क्या इस फंक्शन को, इस कर्व को हम निकाल सकते हैं क्या? ये बहुत एक अहम प्रश्न है। अब देखिए, द फंक्शन दैट कुड पॉसिबली हैव गिवन फंक्शन एज डेरिवेटिव आर कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव आर प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन। उसको प्रिमिटिव बोलते हैं या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं या उसको इंटीग्रल भी बोलते हैं, ठीक है? फर्दर, द फार्मूला दैट गिव्स, ध्यान से देखिएगा, फार्मूला दैट गिव्स
This antiderivatives is called indefinite integral of the function, and such process is called integration. मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव से जब हम फंक्शन की बात निकालना शुरू करते हैं, देखिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको यहां से जरूर समझ में आ जाना चाहिए, आप समझते चलिए साथ साथ। मान लीजिए इससे बहुत कुछ होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो हम कहते क्या हैं कि dy इज इक्वल टू होता है 3dx। आपको समझ में आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिए तो इसका y होता है, इसका 3x होता है और ये c हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये क्या था? डेरिवेटिव था। ये आपके पास क्या हो गया बेटा? y इज इक्वल टू 3x प्लस सी, और y इज इक्वल टू 3x प्लस सी क्या हो गया? यही फंक्शन हो गया। बेसिकली ये क्या है? ये एक लाइन हो गई। अब इस c का मान डिफरेंट हो सकता है। c को हम बोलते हैं कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये क्या है? ये पैरामीटर है। जैसे-जैसे c का मान बदलेगा, जैसे ऐसे हो सकता है, सपोज कर लीजिए कि या ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लाइन ऐसे हो सकती है। याद रखिए, स्लोप वही रहेगा, लेकिन ये जो क्या इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कैन बी डिफरेंट बिकॉज़ ऑफ दिस वैल्यू ऑफ सी। इसकी चर्चा अभी हम तुरंत करेंगे। तो एक बात समझ में आ गया कि डेरिवेटिव से जब हम फंक्शन की बात करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है वो एंटी डेरिवेटिव है या क्या है? वो इंटीग्रल है, और इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स arise in many practical situations. For instance, if we know the instantaneous velocity of an object at any instant, then there arises a natural question: can we determine the position of the object at that any instant? अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यानी ds बाई dt है, तो क्या हम s निकाल करके और उस पॉइंट की पोजीशन निकाल सकते? देखिए, पोजीशन तभी निकालिएगा जब आपके पास कर्व हो जाएगा, यानी ds बाई dt है, वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, तो वहां से क्या आप कर्व को निकाल करके और उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं क्या? द डेवलपमेंट ऑफ, सो देर आर सेवरल सच दिस वन, there are several such practical and theoretical situations where the process of integration is involved. The development of integral calculus arises out of effort of solving the problems of the following. देखिए, दो टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनडेफिनिट इंटीग्रल का शुरू हुआ। तो पहला क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेन एवर डेरिवेटिव इज गिवन, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें हमने क्या बताया था? ये डेरिवेटिव दिया हुआ है, इससे हमने फंक्शन निकाला। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा हमने क्या बोला बेटा कि द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी आपको एक चीज बताया था कि अगर ये वाला कर्व था, तो यहाँ आपने कहा x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में एरिया निकालना है। तो ये कोई कहता भाई हम यहाँ से एरिया नहीं निकालना है, हमको एरिया सपोज कर लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी सी से लेके डी तक निकालना है, या कोई कहता है कि हमको इसका एरिया निकालना है। तो इसको एरिया निकालने के लिए हमारा मतलब ये हुआ, अब मैं आपको थोड़ा-सा पहले एडवांस में बता दूँ कि ये दोनों कुछ नहीं है। पहला वाला इंडेफिनिट इंटीग्रल है और दूसरा वाला क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल का कारण है। पहला क्या है? इंडेफिनिट, उसमें प्लस सी जुड़ता है और इसमें क्या होगा? लिमिट लग जाती है। यही बेसिकली 2 चीज़ें दिमाग में रखना है आपको। There are two problems lead to two forms of integral, indefinite and definite integral, which together contains the integral calculus। जो भी मैंने बताया था, पहला वाला प्रोसेस क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा वाला क्या है बेटा? वो है डेफिनिट इंटीग्रल, और ये दोनों प्रोसेस को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखिए, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ये दोनों को क्या करता है? इन दोनों को कोरिलेट करता है। लिखता है कि देयर इज ए कनेक्शन known as fundamental theorem of calculus between indefinite integral definite integral, which makes the definite integral as a practical tool for science and engineering. The definite integral also solve many interesting problems where various disciplines like economics, finance, probability। अभी आपको सिर्फ उसमें करना नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग क्या कहते हैं? We will confine ourselves to study of indefinite and definite integrals and their elementary properties, including some techniques of integration। हम टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन की चर्चा यहाँ पर करेंगे।
जो बच्चे साइंस और इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ वो लोग भी इसको यूज़ करता है, उसकी चिंता नहीं करनी है। आइए, इंटीग्रेशन एज़ इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। देखिए, इसमें हम आपको बता दें कि अगर हमारे पास साइन का डी डी एक्स है कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू बाई 3 का 3x स्क्वायर बाई 3 कितना होगा एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का कितना होता है ई टू द पावर एक्स। तो कहता ये है कि वी ऑब्जर्व दैट ये जो कॉस एक्स है इसका डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है। एक्स स्क्वायर जो है वो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू का है और ई टू द पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ यानी क्या डेरिवेटिव ऑफ इट डेरिवेटिव ऑफ इट डेरिवेटिव ऑफ दिस ऐसा दिया हुआ है। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ प्लस सी भी कर सकते थे। देखिए अगर साइन एक्स प्लस सी होता तो भी वैल्यू कॉस एक्स होती क्योंकि सी का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एंटी डेरिवेटिव की बात करते हैं यानी जब हम कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी होगा। तो इसको हम जो सी बोल रहे हैं वो बेसिकली सी क्या है? अभी मैंने इसकी चर्चा कर दिया है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये बेसिकली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है? पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे सी बदल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सी बदल गया था, तो उस केस में आपने कहा था कि स्ट्रेट लाइन्स जो हैं वो क्या हो गई थी? डिफरेंट आ गई थी। मैंने ये यहाँ पर बताया था आपको कि अगर ये सी ऐसे डिफरेंट-डिफरेंट हो जाएगा, पैरेलल लाइन रहेगी तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो कहते हैं, सही बात है, लेकिन बेसिकली वो क्या है? वो पैरामीटर है। मतलब ये हुआ कि कोई भी फ़ंक्शन अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रल हमने कहाँ से शुरू कर दिया? इनडेफिनिट इंटीग्रल को हमने कह दिया कि भाई कोई भी फ़ंक्शन अगर दिया हुआ है और उसका एंटी डेरिवेटिव अगर निकालते हैं यानी इंटीग्रल करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ता है जिसको हम सी बोलते हैं। अब देखिए इन्होंने रिमार्क में एक दिया हुआ है कि अगर फंक्शन विथ सेम डेरिवेटिव डिफर बाय कांस्टेंट, अगर हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं तो टू शो दिस वन, ये आप जरा इसको अपने से देख लीजिए। अगर हमारे पास लेट बी टू फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑन इंटरवल आई, consider the function f is equal to g minus s defined by fx is equal to gx minus hx for every x belong to i। df by ds का मान क्या होगा? f डैश, और तो ये क्या हो जाएगा? g डैश और h डैश हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो f डैश x should be equal to 0 for every x belong to i by hypothesis। तो इसका मतलब कि the rate of change of f with respect to x is 0 and I and hence f is कांस्टेंट। अगर उसका हम मान लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ 0 है तो दूसरा वाला क्या होगा? कांस्टेंट मान लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है कि जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो ये है। ये सिंबल क्या है हमारे पास है? इंटीग्रल कैलकुलस का है। यानी अगर हमारे पास कैपिटल एफ एक्स याद आ रहा है? अगर इसका हम कहते हैं कि डेरिवेटिव क्या है? एफ एक्स है, तो उस केस में इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को हम इसको ये लिखते हैं। अब जो आपको सबसे तो सिंबल पता चल गया कि नोटेशन क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, देन वी राइट वाई इज इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, यानी कि ये इसका सिंबल हुआ। अब इसको किसको बोलते क्या है वो आप ध्यान से समझने जानने की कोशिश करिए। जैसे ये सिंबल है, फॉर्म है, उसका मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं। क्या है? इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ एक्स रहेगा। अगर मान लो यहाँ वाई रहता तो हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तब वहाँ क्या होता है? एफ वाई डी वाई होता। अगर एफ टी होता तो क्या लिखते बच्चों? इंटीग्रल ऑफ एफ टी, तो हम लिखते थे इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाता। एफ एक्स इन दिस वन इज इंटीग्रैंड, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्लियर है? और एक्स इन दिस वन इज दी वेरिए देखिए वेरिएबल क्या होगा? इस पूरे में वेरिएबल क्या है? एक्स है। अगर बाई चांस यहाँ टी होगा तो हम बोलते टी होगा वेरिएबल, एम होगा तो हम एम बोलेंगे, वाई होगा तो वाई बोलेंगे। और इंटीग्रेट मतलब क्या हुआ? फाइंड दी इंटीग्रल। इंटीग्रल निकालने के लिए हम बोलते हैं ना, इंटीग्रल माने ये वाला निकालने के लिए हम बोलते हैं इंटीग्रेट करना बोलते हैं। an integral of f a function f such that f dash x
मतलब क्या लिखा है, ए फंक्शन f इज सच दैट f डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी का हमारे पास डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उस डेरिवेटिव का इंटीग्रल जो होगा वो फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, या इसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या बोल दिया, c इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानकारी चाहिए आपको, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला आपको पता है। जैसे आप कहते हो कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन का मान एक्स टू द पावर एन होता है, तो इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हो गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स का मान वन होता है, तो इंटीग्रेशन डी एक्स, अभी मैंने जो करके दिखाया था, इसका मान क्या होगा, एक्स प्लस सी होगा। यानी इंटीग्रेशन, याद रखिएगा हमने क्या बोला था, मैंने आपको एक चीज अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जैसे आप क्या लिखते हो, लिखते हो डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये डी एक्स का मान क्या होगा, डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, और यहाँ हमारी बात समझ में आ रही है, सॉरी, इंटीग्रेशन डी एक्स का मान क्या होगा, इसका मान हो गया एक्स प्लस सी हो गया। हमारी बात समझ में आ रही है। एक बार फिर देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन है, तो आप डी एक्स को लिखते हैं वन इंटू डी एक्स, और इसको अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये तो यहाँ रहेगा ही, लेकिन इसका मान क्या होगा, एक्स और प्लस सी होगा। सीधी सी बात है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स का मान वन होता है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन डी एक्स का मान होता है एक्स। एक बात और मैं बता दूं, इसमें आप ध्यान रखिएगा, कभी बाई चांस आपके पास इस तरह का आता है, जैसे मान लीजिए कि डी साइन एक्स, हालांकि 11th-12th में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से कोई चीज आती है डी साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माने डी और ये एक साथ आ गया तो ये जो भी हो गया यही बाहर निकल के आ जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है, क्लियर है। इसी तरह से देखिए, साइनस हमने कहा कि डी डी एक्स ऑफ, देखिए कॉसेस का माइनस साइन होता है, लेकिन हमने क्या लिखा है, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस का साइन एक्स हो गया, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो गया। माइनस कॉट एक्स का, देखिए माइनस कॉट एक्स का नहीं होता है, कोसेक का होता है, कोस कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन फिर भी हमने कहा है कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर कितना हो गया, माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स। माइनस कोसेक एक्स का नहीं होता है, कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन हम लिखते हैं माइनस कोसेक हो गया कोसेक एक्स, कॉट एक्स का हो गया माइनस कोसेक एक्स। डी डी डेरिवेटिव ऑफ साइन वर्सेस का वन बाई अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी यूजफुल फार्मूला। कॉस इनवर्सेस का कितना होता है बच्चों, कॉस इनवर्सेस का होता है हमारे पास कितना, माइनस होता है, हमने माइनस पहले ले लिया तो ये हो गया माइनस कॉस इनवर्स एक्स। tan वर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। tan वर्स का वन बाई वन प्लस ए स्क्वायर, वन बाई वन प्लस ए स्क्वायर का tan वर्स एक्स। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर एक्स, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन इतना ही होगा। अब देखिए, ये सब फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वन बाई एक्स, देयरफॉर वन बाई एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये log mod ऑफ x होगा। ध्यान रखिएगा, log x को डिफाइन करते समय x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 होता है, वो चर्चा अभी हम आगे करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x बाई log a का मान होता है a टू द पावर x, देयरफॉर a टू द पावर x का हो गया log a टू द पावर x log a बेस e, यहाँ दिया नहीं है लेकिन इतना होता है। इन प्रैक्टिस वी नॉर्मली डू नॉट मेंशन द interval over which the various functions are defined. However, in any specific problem, one has to keep it in mind. देखिए जनरली वो जितना भी आपके पास दिया हुआ है वो इंटरवल के लिए होता है, किसी खास इंटरवल के लिए होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं। लेकिन अगर कहीं बाई चांस हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो लिखना चाहिए। अब देखिए, कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये पहला हो गया, इसकी हमने चर्चा किया है, ये आप अपने से देख लीजिए, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कहीं कुछ हम बहुत समझाने की बात नहीं है। इसका मतलब कि अगर डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का मान एफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स का मान होगा एफ एक्स प्लस सी। जिसे साइनस का अगर इंटीग्रेशन कॉस एक्स है,
माइनस कॉस एक्स है तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एंड साइन एक्स एंड वाइस वर्सा। दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हो गई कि ये दो एक दोनों का क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है। और दूसरा क्या है कि टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव हैव सेम फैमिली कर्व्स सो दैट दे आर इक्विवेलेंट। जो मैंने अभी आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 लिख के किया था, वो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। यानी अगर आपके पास दो डिफरेंट इंटीग्रल दिया हुआ है तो उससे आप कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम कर्व, सेम फैमिली आप कर्व। उन्होंने इसको समझाया है कि एफ और जी दिया हुआ है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मान दिया हुआ है, जी एस का दिया हुआ है, सिम्प्लीफाई करके किया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात और ध्यान रखने की बात यह है कि जो हमारे पास सी है, सी को अब हम बार-बार नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 3 बार लिखा, तीनों के साथ सी नहीं लिखे हैं। तो इन्होंने एक बात वर्ड यूज़ किया है, इट इज़ कस्टमरी टू राइट सी इन द लास्ट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 फंक्शन दिए हुए हैं या 2 फंक्शन दिए, दोनों फंक्शन में अलग-अलग नहीं लिखेंगे। दोनों फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम एक ही बार दोनों के लिए सी लिख देते हैं। 2 फंक्शंस का अगर एडिशन है, तो दोनों फंक्शंस को हम अलग-अलग करते हैं और अगर दोनों का क्या है डिफरेंस है तो उसको अलग से करेंगे। अगर बाई चांस हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें k दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी देखिए, अगर दिया हुआ है कि k fx है तो k किनारे कर लेते हैं इंटीग्रेशन। मतलब क्या हुआ कि किसी भी फंक्शन में अगर k से मल्टीप्लाई किया गया है और उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन करने के बाद मिलता है उसमें k से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको और पहली वाली प्रॉपर्टी को मिला देते हैं कि अगर बाई चांस हमारे पास k के साथ दिया हुआ है k1 f1x, k2 f2x, kn fx और इसको इंटीग्रेट करना है, तो k1 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे, k2 मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्लस के साथ हो माइनस के साथ भी हो सकता है। अब हम सीधे-सीधे आते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ दी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए कहा गया है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है। कह रहा है कि भाई cos 2x है, हमें पता, अब आपको अपने मन में सोचना पड़ेगा कि भाई cos 2x जो है वो किसका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो हमें पता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 cos 2x होती है। ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए sin 2x का 1/2 डी डी एक्स ऑफ sin 2x हो गया, यानी डी डी एक्स ऑफ 1/2 sin 2x हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2 sin 2x। क्या मतलब हुआ, वो कौन सा फंक्शन है जिसको कि हम क्या करेंगे, अगर डेरिवेटिव उसका निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, याद रखिएगा। इसका एंटी डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव वो हो गया। इसी तरह से अगर आप 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब कहते हैं, तो हम पहले से ही लिख रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि हम डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, माने आपको ऐसा लेना है जिसका कि ध्यान ध्यान से देखिएगा, इसका डेरिवेटिव ये हो जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने कह दिया उसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, 1/x तो log x का होता है, तो हमने उसको भी कह दिया कि भाई देखिए log x का होता है 1/x। लेकिन ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखा बता रहा हूँ आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि log x का 1/x होता है जब x इज ग्रेटर देन 0 और log माइनस x का होता है 1/-x इंटू -1, याद है इसका होगा, फिर -1 का होगा, दैट इज 1/x व्हेन x इज लेस देन 0। इसीलिए हम लोग कंबाइन करके क्या लिखते हैं, मॉड लिखते हैं कि डी डी एक्स ऑफ log मॉड ऑफ x का मान होता है 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। कौन सा हो गया, क्योंकि x इज 0 के लिए log डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए जब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए x की वैल्यू या तो बड़ी होनी 0 से या इसीलिए हम कहते हैं x इज़ नॉट 0। x इज़ नॉट 0 मतलब क्या? भई या तो इसका मान 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह से आपने कह दिया कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना हुआ लॉग में। बेसिकली वो इंटीग्रेशन नहीं है बल्कि क्या है, वो एंटी डेरिवेटिव की बात जो हम कर रहे हैं वही है। माने log x is the log mod of x is the एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x। अब हम लोग आते हैं सीधे-सीधे क्वेश्चंस पे। एग्ज़ाम्पल जो दूसरा दिया है ये बहुत सिंपल है, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेट करना है। अभी आपने पढ़ा है कि अब चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, तो वही हो गया, कितना हुआ, एक्स क्यूब बाई
एक्स स्क्वायर का मान होगा x और 1/x स्क्वायर का x टू द पावर -2 चला गया। ये प्रॉपर्टी और लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम जानते हैं कि बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब हमारे पास फॉर्मूला होता है x टू द पावर n का। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू होता है ना x टू द पावर n प्लस 1/n+1, तो कितना होगा x टू द पावर 1 प्लस 1/1+1 प्लस c1 और x टू द पावर -2 प्लस 1/2 -2 प्लस 1 प्लस c2। C1 C2 को एक साथ कर लेंगे, उस C1 C2 को अब हम लोग एक बार लिखेंगे। यहाँ वही उन्होंने कहा है, मैंने पहले ही कह दिया था। ये बार-बार C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार कर देना है। यानी यहाँ होगा x²/2 1/x और प्लस c। ये C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ देखिए लिखा भी है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी यूजिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एट द एंड। अब दूसरा देखिए, x टू द पावर 2/3 प्लस 1 दोनों को अलग-अलग कर दीजिए। x टू द पावर 2/3 और 1 का अलग हो गया। ये फॉर्मूला वही x टू द पावर n+1/n+1 और इसका तो x होता ही है, प्लस c हो गया। इसका हो गया 3 2 5 दैट इज 3/5 x टू द पावर 5/3 प्लस x। ठीक है? अब देखिए, अब जो आप क्वेश्चन बात कर रहे हैं, अब जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो ये वाला है। x टू द पावर 3/2 प्लस 2 टू द पावर x-1 सबको अलग-अलग कर देंगे इंटीग्रेशन। हालाँकि बार में हम ये भी नहीं करते हैं, हम सीधे-सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं। जब प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आप सीधे-सीधे यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है बच्चों? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका अलग किया तो x टू द पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 या इंटीग्रेशन e टू द पावर इसका e टू द पावर x और 1 बाई इसका मॉड ऑफ x हो गया। यहाँ पर हो गया 5 बाई कितना? 5/2 और इसका हो जाएगा 2/5, है ना? ये 5/2 नीचे भी होगा तो ऊपर होगा 2/5 माइनस लॉग s। अब थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है? लेवल क्या हो रहा है? देखिए, ये sin x प्लस cos x, तो क्या करोगे? sin x को अलग करो, cos x को। sin का होगा कितना जी? माइनस cos x, cos का होता है sin। दूसरा कह रहे हो cosec x प्लस cot x, इसको अंदर लेके आओ तो हो जाएगा cosec स्क्वायर x, cosec cot x दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला। cosec स्क्वायर x का माइनस cot x और cosec cot x का माइनस cosec x। लेकिन थर्ड वाला जो है 1 माइनस sin x बाई cos स्क्वायर x को आप क्या लिखोगे बच्चों? इसको लिखोगे कि 1 बाई cos स्क्वायर x। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, हम उसी फॉर्मूला के हिसाब से काम करना शुरू कर दें। तब हम क्या करना चाहेंगे? उस केस में हम करेंगे कि 1 बाई cos स्क्वायर x और माइनस sin x बाई cos स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x। इसका कितना होगा? इसका देखो, इसका हो जाएगा sin x बाई cos x और इंटू 1 बाई cos x हो जाएगा इसका। तो ये होगा कितना? tan x और इसका हो गया sec x। sec स्क्वायर x का तो tan x होता है और sec x tan x का होता है sec x। तो दिस इज द आंसर। कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव f ऑफ f fx is equal to such that defined by 4x cube minus 6 where f0 is equal to 3। f0 ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है आपके पास। पर्टिकुलर कंडीशन देने का मतलब क्या हुआ कि अब ध्यान से देखिएगा, हम जो कह रहे हैं कि यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव ऑफ इसका निकालना है, तो हम कहते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x। याद रखिएगा, आपको ये वाला पाना है, ये वाला। तो ये किसका एंटी डेरिवेटिव, माने किसका डेरिवेटिव होगा? तो इसका डेरिवेटिव करने पर हो गया, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया जी? इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया ये, माने जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करने से ये वाला मिलता था, तो उसका एंटी डेरिवेटिव माने उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो आपने कह दिया भाई, जो दिया हुआ था कि वो f है एंटी डेरिवेटिव, तो fx का मान कितना हुआ? x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c। c देने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास कंडीशन दी हुई है f0 मतलब क्या? जब x का मान 0 है तो f0 का मान कितना हो गया? 3। तो f0 का मान यहाँ 3 कर देंगे, x का मान 0 तो c का मान कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या आएगा? उस सिचुएशन में आपके पास आ जाएगा, देखिए c का मान 3 आ गया, 3 की वैल्यू रख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने यही समझाने की कोशिश किया है कि कहीं भी अगर हम सी कहते हैं, तो जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अनुसार हम सी की बात करते हैं। लेकिन एक एक यहाँ पर इन्होंने रिमार्क में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जिसका डेरिवेटिव हमारा निकालना संभव नहीं होता, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो
इस तरह से उन क्वेश्चंस को उनका हम इंटीग्रल नहीं निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। जिस जो किसी का डेरिवेटिव नहीं है, उसका इंटीग्रेशन संभव नहीं है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस लेके आ जाते हैं, कहते हैं इसको इंटीग्रेट करो, जिसका इंटीग्रेशन संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आप उससे बोलिए कि भाई पहले हमको ये बताइए कि इसका डेरिवेटिव होगा क्या? अगर है तभी हम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा ये है कि वेरिएबल कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने पहले भी बताया था, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो क्या होगा, एक्स ही होगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप वाई भी हो सकता है, एम हो सकता है, टी हो सकता है। देखिए, जहाँ तक एक्सरसाइज़ 7.1 का है, ये हमारे पास हमारी वीडियो में दिया हुआ है। वो वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन बता देते हैं आपको कि इस पूरी एक्सरसाइज़ का जो सॉल्यूशन है, वो एक-एक क्वेश्चन का दिया हुआ है, प्लस उसके अलावा भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को बताया है कि हाँ, कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज़ 7.1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया एनसीईआरटी और बियॉन्ड एनसीईआरटी। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।